हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू एज लर्निंग। सो आज हम चैप्टर 3 करने वाले हैं अपनी हिस्ट्री सीरीज़ का। चैप्टर 1, चैप्टर 2 क्लास 6 के हम कंप्लीट कर चुके हैं और ये सारा ही कंटेंट हम SCERT की बुक से कवर कर रहे हैं। तो चलिए अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 3 को समझने से पहले हम चैप्टर 2 का एक क्विक रिवीजन ले लेंगे और फिर चैप्टर 2 से कनेक्ट करके हम चैप्टर 3 को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था स्टोन एज, पाषाण काल को, जहाँ मनुष्य एक शिकारी था, फिर मनुष्य एक कलेक्टर बना, संग्राहक बना और फिर मनुष्य एक क्या बना, उत्पादक बना। यानी मनुष्य पहले शिकार करते थे और जानवरों में मनुष्य में ज़्यादा विभिन्नताएं नहीं थी, लेकिन फिर जैसे जैसे चेंजेस आए, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे मनुष्य का दिमागी विस्तार हो, चाहे उसका मेंटल डेवलपमेंट हो, जैसे जैसे ये चेंजेस आए मनुष्य ने खेती करना शुरू कर दिया। जब पेड़ पौधे उगे तो घास वगैरह उत्पादन उन्होंने शुरू कर दिया। अब अगर ये आपसे कहा जाए कि 4-5 हज़ार साल पहले जब लोग खेती करके, पशु पाल के या थोड़ा बहुत शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे, उस समय भी शहर बन गए थे, तो थोड़ा सा आश्चर्य होगा। आज हम उसी शहरी व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। जिस प्रकार आज कुछ लोग गांव में रहते हैं, कुछ लोग शहर में रहते हैं, 2500 वर्ष पूर्व भी भारत में नगर थे। सुनियोजित नगर निर्माण योजना थी, यानी कि वेल प्लान्ड अर्बन सिटीज़ थीं उस समय भी। अब ये जो नगर थे, ये जो शहर थे, ये ज़्यादातर नदियों के किनारे बसे हुए थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि जब तक शहर नहीं बने थे तो पहले तो गांव ही थे। तो जब गांव थे, अगर ये नदी के किनारे बसते तो इन्हें ये फ़ायदा होता कि वहाँ पर पानी अवेलेबल होता था। नदी के किनारे इनको भरपूर मात्रा में पानी अवेलेबल होता, जिससे ये इरिगेशन कर पाते, सिंचाई कर पाते और अपनी फसल को उगा पाते थे। उत्पादन करने में इन्हें मदद मिलती थी उस समय। दूसरी चीज़, जैसे जैसे शहर में बदलाव हुआ होगा गांव का, तो इन लोगों ने व्यापार शुरू किया। तो उसके लिए जलमार्ग एक सुलभ साधन था, क्योंकि जलमार्ग से व्यापार सस्ता होता है, आसान भी रहता है और सुरक्षित भी होता है। नगरीय जीवन में कृषि की अपेक्षा अब काम धंधों को अधिक महत्व मिलने लगा था। यानी जैसे जैसे शहर बसने लगे, वहाँ पर काम धंधे ज़्यादा होने लगे, कृषि कम होने लगी। वहाँ पर रॉ मटेरियल मिल जाता। अब नदी के किनारे जो भी बसे हुए शहर थे, उनको रॉ मटेरियल जो भी वो उत्पादन करते थे, या जो भी इस फैक्ट्रीज, छोटे मोटे जो भी उनके कारखाने थे, वहाँ पे वो उत्पादन करने के लिए जो रॉ मटेरियल उनको चाहिए होता था, वो भी नदी के किनारे उन्हें अच्छे से मिल जाता था। तो इसीलिए ये सब शहर नदी के किनारे बसे थे, क्योंकि यहाँ पर इन्हें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिल गई थी। आज हम पढ़ेंगे ऐसी ही एक नगरीय सभ्यता के बारे में जो विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता है। अगर भारत की पूछे तो प्रथम नगरीय सभ्यता है, और विश्व की तो प्राचीनतम सभ्यता है ये सिंधु घाटी सभ्यता। ये बात है 1921 के आसपास की, जब भारत पर अंग्रेजों का राज था। तो पुरातत्वविद जो होते थे, आर्कियोलॉजिस्ट, उन्होंने पंजाब प्रांत में एक हड़प्पा नाम की जगह थी, वहाँ पर एक खंडर की खोज की। इन्होंने एक खंडर ढूंढ के निकाला। ये जो अवशेष हैं, ये जो नगरीय सभ्यता के अवशेष हैं, ये वहीं से मिले थे। कहाँ से? हड़प्पा से, जहाँ पर एक खंडर मिला था इन्हें, वहाँ से इन्हें इस नगरीय सभ्यता के अवशेष मिले थे। फिर सिंध प्रांत में भी एक गाँव मिला इन्हें, जिसे मोहनजोदाड़ो कहा गया। वहाँ से भी अवशेष मिले इस सभ्यता के। ये जो नगरीय सभ्यता थी, इसके अवशेष सिंध प्रांत से भी मिले, जहाँ पर एक गांव था मोहनजोदाड़ो। अगर मोहनजोदाड़ो का अर्थ पूछने लगें तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। अब ये सभी जो अवशेष मिले, ये जो रिमेन्स हमें मिले, ये सिंधु नदी घाटी से प्राप्त हुए। जो सिंधु नदी थी, सिंधु नदी जो घाटी थी, वहाँ से ये सब अवशेष हमें प्राप्त हुए। इसलिए ये जो सभ्यता है, इसका नाम रख दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि सारे ही जो अवशेष मिले थे हमें शहर के, वो सब सिंधु नदी की घाटी से ही मिले थे। तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। ये हमने पढ़ लिया कि नगरीय सभ्यता क्यों बसी थी नदी के किनारे, ये हमने पढ़ चुके हैं हम। क्योंकि पानी की उपलब्धता थी, तो अन्न उत्पादन में मदद मिलती थी, व्यापार भी अच्छा होता था,
कृषि की अपेक्षा काम धंधों को महत्व मिला और प्राकृतिक कच्चे माल की उपलब्धता से, अवेलेबिलिटी से जो वस्तुएं बनती थी उसने नगरीय जीवन को उन्नत किया। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि इसकी सिंधु घाटी सभ्यता को। तो ये हमने पढ़ लिया। 1921 में इसकी खोज हुई, हड़प्पा से इसके अवशेष मिले, मोहनजोदाड़ो से इसके अवशेष मिले। विश्व की प्राचीन सभ्यता है ये। जो अभी मैंने आपको एक कहानी के माध्यम से बताया वो सब नोट्स के रूप में यहाँ पर लिखा हुआ है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो विश्व की प्राचीन सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। सुनियोजित नगर निर्माण योजना, यानी कि वेल प्लान्ड सिटीज़ थी उस समय भी। जिस तरीके से आज होती हैं सिटीज़, उस समय भी, आज से 4-5 हज़ार वर्ष पुराने समय भी क्या था? वेल प्लान्ड सिटीज़ थे। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1520 ईसा पूर्व तक थी। लगभग 1000 साल तक ये सभ्यता थी। चौड़ी सड़कें थी, पक्की सड़कें थी, बिल्कुल कच्ची सड़कें नहीं थी, पक्की सड़कें हुआ करती थी। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, 2 मंजिला घर भी होते थे। 2 मंजिला घर भी उस समय देखने को मिलते थे। पूरा इसी तरीके से था जिस तरीके से आज शहर हैं, उसी तरीके से उस समय शहरी योजना थी। ऊंची ऊंची पक्की ईंटों की दीवारें थीं। पक्की ईंट भी मिली है वहाँ से, दीवारें भी थीं, पक्की नालियाँ भी थीं। अनाज इकट्ठा करने के लिए गोदाम भी हुआ करते थे। स्विमिंग पूल जो सिटीज़ में आजकल होते हैं, वो स्विमिंग पूल उस समय भी थे। पक्के स्नानघर थे, चारों तरफ उसके कमरे थे। यानी कि आपने देखा होगा कि ये हाइजीन के प्रति कितने ज़्यादा सजग थे, कितने ज़्यादा अवेयर थे कि चारों तरफ कमरे थे। चेंजिंग के लिए, ये जो भी कुछ ज़रूरत होगी उस चीज़ के लिए स्विमिंग पूल के चारों तरफ कमरे बने हुए थे। जब यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई की, नीचे दबा हुआ पूरा का पूरा शहर निकल आया। ये 1921 में जब इसकी खुदाई हुई तो नीचे एक पूरा का पूरा शहर निकल आया। तो ये हो गई हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। इसकी कुछ विशेषताएं थी। कंप्लीटली ये बेस्ड थी जो आज की शहरी व्यवस्था है उसी के ऊपर। पक्की सड़कें, पक्के घर, नालियाँ, सीवेज सिस्टम बहुत अच्छा होता था। जो छोटी छोटी नालियाँ थीं वो बड़े नालों में जाकर मिलती थी। सैनिटेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी थी। स्विमिंग पूल्स थे। तो ये सारी इसकी विशेषताएं थी। अब बात कर लेते हैं क्षेत्र विस्तार की कि कहाँ कहाँ से इसके रिमेन्स हमें मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता के रिमेन्स हमें भारत से भी मिले, पाकिस्तान से भी मिले। कुछ भारत से मिले, कुछ पाकिस्तान से मिले। तो भारत में रोपड़ नाम की जगह है जो कहाँ है? पंजाब में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। और लोथल कहाँ है? गुजरात में। ये मेन जो है व्यापारिक केंद्र था, क्योंकि यहाँ पर गोदी बंदरगाह के अवशेष मिले थे। यहाँ से हमें मोहरें मिली, कुछ गोदाम मिले जहाँ पर अनाज या जो भी चीज़ें थी स्टॉक किया जाता होगा, क्योंकि यहाँ पर बंदरगाह थी, यहाँ पर पोर्ट था, तो यहाँ से व्यापार होता था। यहाँ से हमें बहुत सारी मोहरें और गोदाम मिले हैं, जिससे ये पता लगाया गया कि लोथल गुजरात में एक बंदरगाह हुआ करती थी या फिर यहाँ से व्यापार होता था। सिंध में जो कराची है वहाँ से भी हमें ये कुछ अवशेष मिले हैं जो पाकिस्तान में हैं। अब कुछ विशेष चीज़ों की बातें कर लेते हैं कि क्या क्या विशेष चीज़ें हमें उस समय में मिली। जैसे पत्थर का भाला मिला हमें, तांबे और कांसे की कुल्हाड़ी मिली, आरी मिली, कंघे मिले, दर्पण, मिरर, शीशा मिला हमें, उस्तरा मिला। मतलब कि इससे हमें क्या पता चलता है कि उस समय लोग धातु का इस्तेमाल करना जान गए थे। वो धातु निकाल कर उससे चीज़ें बनाते थे, तभी तो हमें ये मिले। तांबे कांसे की कुल्हाड़ी तभी तो मिली क्योंकि तांबा और कांसा उन्होंने बनाना सीख लिया था। सेलकड़ी से बनी मूर्ति मिली। सेलकड़ी एक प्रकार का वाइट पत्थर होता है जो क्रीम्स में, जो आजकल की क्रीम आती है, पाउडर आते हैं, उनको बनाने में भी इसका यूज़ होता है। काफ़ी अच्छा ये पत्थर होता है। तो इससे बनी हुई मूर्ति मिली, यानी कला भी आ गई थी। तांबे का, धातु का प्रयोग करना भी आ गया था उन पे। तो ये हुई विशेष चीज़ें जो उस समय मिली। अब बात कर लेते हैं व्यापार की और लाभ की। तो व्यापार ऐसा नहीं था उस समय कि पैसे दिए और हमने सामान खरीद लिया। उस समय बार्टर सिस्टम चलता था, यानी कि आपके पास जो चीज़ है, सामने वाले इंसान के पास वो चीज़ नहीं है, तो आप उसे
जो आपके पास है वो दे दोगे और जो आपको ज़रूरत है, जो आपकी ज़रूरत की चीज़ है वो आप उससे ले लोगे। तो ऐसा बार्टर सिस्टम उस समय चलता था। अब व्यापार से लाभ क्या होता था या फिर बार्टर सिस्टम से क्या लाभ होता था? इससे नई नई चीज़ें आसानी से मिल जाती थी। भाई कोई चीज़ मेरे पास है जो सामने वाले के पास नहीं है, और कोई चीज़ सामने वाले के पास है जो मेरे पास नहीं है, तो आपस में चेंज करके हम अपनी अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। तो इस तरीके से नई नई चीज़ें उन्हें आसानी से मिल जाती थी। विचारों का आदान प्रदान भी होता था। जब बार्टर सिस्टम चलता है तो उसमें ये नहीं कि रुपये दिए और चीज़ ले ली, पैसे दिए और हमने कोई सामान ले लिया, नहीं। उसमें जब दो आदमी एक दूसरे से चीज़ें एक्सचेंज करते हैं तो वहाँ पर विचारों का आदान प्रदान भी होता है। दूसरे देशों के विषय में जानकारी भी होती है, क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि केवल सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र था वहीं पर बार्टर सिस्टम चलता था, नहीं। जो पूरा व्यापार होता था वो पूरा ही बेस्ड बार्टर सिस्टम पे था, यानी कि दूसरे देशों से भी जो व्यापार होता वहाँ पे भी बार्टर सिस्टम से ही व्यापार होता था। अब बात कर लेते हैं मोहरे। जो मोहरे मिली, जब खुदाई की गई, जो मोहरे वहाँ से मिली उसके बारे में। तो मोहरों पर संकेतों का प्रयोग किया गया था, यानी कुछ लिखा हुआ नहीं था, कुछ संकेत बने हुए थे, कुछ साइंस बने हुए थे उस पे, मोहर पे। उसमें जानवर थे, जानवर की आकृति थी, पौधे बने हुए थे, बर्तनों की आकृतियाँ बनी हुई थी। इन्हें क्योंकि इन्हें पढ़ा नहीं जा सकता था, इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक युग का हिस्सा माना जाता है, यानी प्रोटो हिस्ट्री पीरियड। प्रोटो हिस्ट्री पीरियड क्या होता है? प्रोटो हिस्ट्री पीरियड वो होता है जिसमें आपको कुछ लिखा हुआ तो मिला है, लिखित में तो इतिहास मिला है, लेकिन अभी तक वो पढ़ा नहीं जा सका या उसे कोई भी डिकोड नहीं कर पाया कि ये लिखा क्या है। ये जो यहाँ पर मोहरें मिली थी सिंधु घाटी सभ्यता के समय की, उसमें भी संकेतों का प्रयोग किया था इन्होंने, कुछ क्लियर नहीं लिखा था, या जो भी उन्होंने लिखा वो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक युग कहा जाता है, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड। इंग्लिश में से प्रोटो हिस्ट्री पीरियड कहा जाता है। हाथी दांत की, मिट्टी की या धातु की बनी हुई ये मोहरें होती थी। अब ये मोहरें किस लिए काम आती थी? ये मोहरें अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग हो सकती थी। मतलब जैसे मैं कोई सामान बना रही हूँ तो मैं अपने अलग मोहर बनाऊंगी, दूसरा इंसान कोई सामान बना रहा है वो अपनी अलग मोहर बनाएगा। जब व्यापार होता था, एक देश से दूसरे देश जाता था या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास सामान जाता था, तो उन पर मोहरों से पता चलता था कि ये मेरा सामान है, ये इसका सामान है। क्योंकि कोई भी एक सामान दो लोग भी बना सकते हैं, लेकिन अगर उन पर मोहरें अलग अलग हैं, मोहरे पे संकेत भी अलग अलग होंगे, तो उससे पता चल जाता था कि ये मेरा सामान है और ये किसी दूसरे व्यक्ति का सामान है। तो इसलिए मोहरों का प्रयोग किया जाता था। जो गोबी पोर्ट है, जो हमें लोथल गुजरात में मिली, वहाँ पर भी हमें बहुत सारी ऐसी ही मोहरें मिली और गोदाम मिले, जिससे हमें पता चला कि ये व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा होगा उस समय। जो जल से व्यापार जो होता था उसका प्रमुख केंद्र रहा होगा। तो ये बात हुई मोहरों की। अब आगे चलते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें। यहाँ पे जब सिंधु घाटी सभ्यता की जब खोज की गई, जब खुदाई वगैरह हुई वहाँ पर, तो वहाँ से ज़्यादा अस्त्र और शस्त्र नहीं मिले। इसका क्या मतलब है कि वहाँ के जो लोग थे शांति प्रिय थे, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा वहाँ पे होता नहीं था ज़्यादा, क्योंकि अस्त्र शस्त्र वहाँ से मिले नहीं। अगर थोड़ा वैसा होता, लड़ाई झगड़ा हुआ होता वहाँ पे उस समय में ज़्यादा, तो अस्त्र भी मिलते, वहाँ से शस्त्र भी मिलते, कुछ वेपन्स तो मिलते, कोई हथियार औजारों में कुछ तो मिलता, लेकिन ज़्यादा वहाँ से नहीं मिले थे। ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता, यानी कांस्य का यहाँ पर बहुत प्रयोग हुआ था। क्योंकि मैंने आपको बताया कि धातु को, अब धातु का तो प्रयोग करना सीख ही लिया था इन लोगों ने, साथ ही साथ उसका मिक्सचर करके दूसरी धातु भी बन सकती है, ये भी प्रयोग करना अब उन्होंने सीख लिया था, और चीज़ें भी उसकी बनाई थी। कंघा, दर्पण, कुल्हाड़ी, आरी, ये सब किस चीज़ की बनाई थी? कांस्य की बनाई थी। ये भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। अगर हम देखें, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो अर्बन सिविलाइजेशन है वो भारत की पहली है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन भारत की पहली नगरीय सभ्यता है और विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है। कपास का श्रेय इसी को जाता है, क्योंकि जब खुदाई की तो वहाँ पे कुछ वस्त्र भी मिले, या वहाँ पर कुछ ऐसे अवशेष मिले जिससे ये पता चला कि उस समय के लोग कॉटन के कपड़े पहनते थे। कॉटन के कपड़े पहनते थे तो इसका मतलब वो कपास उगाते थे, कपास उगाते थे तभी तो कॉटन के कपड़े उन्होंने पहने। तो कपास का श्रेय भी सिंधु घाटी सभ्यता को ही जाता है, या वहाँ के लोगों को जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो बाएं से
दाएं से बाएं है। वैसे कैसे होती है लिपि, बाएं से दाएं। जब हम लिखते हैं, हमें कुछ भी लिखना है, जैसे मानिए सभ्यता ही लिखना है, तो हम कहाँ से लिख रहे हैं, बाएं ओर से दाईं तरफ। लेकिन जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता की जो लिपि थी वो थी दाएं से बाएं, ऐसे लिखी जाती थी, उल्टी। अब बात कर लेते हैं इसके नष्ट होने का कारण। अब ये सभ्यता 1000 वर्ष तक लगभग रही, उसके बाद इसके नष्ट होने का क्या कारण रहा होगा, ये क्यों नष्ट हो गई सिंधु घाटी सभ्यता। जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, व्यापार हो रहा था, लोग अच्छे खासे कॉटन के कपड़े भी थे लोगों के पास, अच्छा खासा खान पीन था, बढ़िया घर थे, अच्छी एकदम प्लानिंग से स्नानो घर था, पक्की ईंटों का घर था, पक्की सड़कें थी, सारी चीज़ें अच्छी थी। तो नष्ट होने के इसके कारण क्या हो सकते हैं, तो इसका कुछ क्लियर नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्यों नष्ट हुई, लेकिन कुछ इसके जो कारण बताए जाते हैं उन पर हम बात कर लेते हैं। बाढ़ के कारण भी बताया जाता है कि बाढ़ आने के कारण ये जो सभ्यता है ये नष्ट हो गई या दब गई या बिल्कुल बर्बाद हो गई। भूकंप भी इसका एक कारण बताया जाता है, या फिर ये भी कहा जाता है कि महामारी आई एक बहुत बड़ी, उसके कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई। आग से भी हो सकती है, ये भी कहा जाता है कि आग से हुई हो ये सभ्यता नष्ट, या फिर आर्यों के आगमन से नष्ट हुई हो। इससे जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम आर्यों का आगमन ही पढ़ेंगे। आर्यों का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिला है, ऋग्वेद में। तो जो ऋग्वेद में जो आर्यों का उल्लेख मिला है, जिन आर्यों के बारे में ऋग्वेद में बात की गई है, ये वही आर्य हैं जो हम इस चैप्टर के बाद में पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 4 में। तो आर्यों के आगमन के कारण भी हो सकता है, क्योंकि जब आर्य आए तो ये सभ्यता खत्म हो गई हो, कुछ भी हुआ, लड़ाई हुई हो, झगड़ा हुई हो, तो आर्यों के आगमन के कारण भी ये सभ्यता नष्ट हो सकता है कि हुई हो। तो ये थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। आई होप आपको समझ में आ गई हो। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, विशेष चीज़ें क्या क्या थी वो पता होनी चाहिए। कौन सी सभ्यता है, प्रथम भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता है और विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है, कैसे लोग थे और किस तरीके की पूजा करते थे, इस पर बात और कर लेते हैं। इनकी जो देवी की मूर्ति होती थी ना, उस पर बने होते थे भैंस के सींग, सांप की आकृतियाँ, पीपल की पत्तियाँ। तो इस समय ये पता चलता है कि हो सकता है इनकी जो देवी थी, जिस देवी की ये पूजा करते थे, वो ऐसी थी, या पशुपालक होते थे, क्योंकि शहर से पहले ये लोग, तो किस देवी की पूजा करते होंगे, इन्हीं देवी की ये पूजा करते होंगे। तो ये थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। आई होप आपको समझ आई हो। चैप्टर 3 हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें चैनल को। थैंक यू सो मच।